Hello students, how have you been at your home? Hope so you all have been fine. Today we are going to study a important topic of chemistry, that is balancing the chemical equations. This topic is not only important for class 11th and 12th student whose stream is PCM or PCB, but also for class 8th, 9th and 10th board students. Balancing the chemical equations is not a complicated topic, but it is a tricky concept. केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के पहले आपको कुछ कंसेप्ट हमेशा अपने माइंड में रखना ही होंगे, सच एज वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, डायटोमिक गैसेस एंड करेक्ट सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स इसलिए पता होना जरूरी है कि कोई एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट से जब रिएक्ट करेगा तो वो कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा उससे। अगर हमें वैलेंसी पता हो किसी एलिमेंट की तो हम ज़्यादा अच्छे से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। दूसरा कंसेप्ट है केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल फार्मूला पता है तभी आप केमिकल रिएक्शन को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। अगर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल फार्मूला ही नहीं पता होंगे तब हम रिएक्शन को बैलेंस प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केमिकल फार्मूले से ही हमें ये पता लगता है कि कंपाउंड किस तरह से बन रहा है और उसमें नंबरिंग क्या हो रही है। तीसरा कंसेप्ट है डायटोमिक गैसेस को पहचानना। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी गैसेस हैं, बट उसमें से नेचर में कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो डायटोमिक फॉर्म में होती है। एज एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1 और क्लोरीन कभी भी नेचर में मोनो एटॉमिक फॉर्म में होती नहीं, सिंगल एटम एग्जिस्ट करता नहीं, तब वहां पर क्लोरीन हमेशा नेचर में डायटोमिक फॉर्म में होगा। मींस क्लोरीन को हम जब भी लिखेंगे इक्वेशन में तो लिखेंगे Cl2। क्लोरीन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में। इसी तरह से बहुत सारी गैसेस है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी गैसेस जो हैं ये डायटोमिक होती है। ये भी हमें ऑलरेडी पता होना जरूरी है। एंड द लास्ट वन, करेक्ट सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमें एलिमेंट्स का करेक्ट सिंबल ही पता नहीं होगा तब हम इक्वेशन में हमें सोडियम में N को कैपिटल और A को स्मॉल लिखना होता है। अगर हम वहां पर N को भी कैपिटल और A को भी कैपिटल लिख देंगे तो वहां पर वो सोडियम ना दिखते हुए नॉट एप्लीकेबल दिखेगा। ठीक है, Cl लिखना है तो क्लोरीन को कैपिटल लिखते हैं, L को स्मॉल लिखते हैं। अगर C और L दोनों कैपिटल कर देंगे तो रिएक्शन पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगी और हमें समझ में नहीं आएगा कि वो क्लोरीन लिखा है या अदर कोई थिंग। चलिए अब चलते हैं हमारी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की तरफ। लेट्स स्टार्ट द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। देखिए, हमारे पास में यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन की केमिकल रिएक्शन है। सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। रिएक्टेंट यहाँ पर हो गए हैं हमारे सोडियम और क्लोरीन। प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर हो गया है NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड। हम लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट के टोटल एटम्स को लिखेंगे और राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट के टोटल एटम्स को। यहाँ पर क्लोरीन हमेशा रिएक्शन में Cl2 ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन गैस है और ये डायटोमिक फॉर्म में होती है नेचर में। रिएक्टेंट के टोटल एटम्स में सोडियम के एटम है 1 और क्लोरीन के हैं 2। प्रोडक्ट के टोटल एटम्स में सोडियम के एटम है 1 और क्लोरीन के भी एटम है 1। अब यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों को अगर मैच करेंगे तो क्लोरीन हमें मिसमैच दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पर क्लोरीन एटम 2 दिखा रहा है और राइट हैंड साइड पर क्लोरीन एटम 1 दिखा रहा है। राइट हैंड साइड पर हम ऐसा क्या कोएफिशिएंट लगाएं जिससे क्लोरीन 2 हो जाए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे NaCl के आगे 2। अब हमारा क्लोरीन तो बैलेंस हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर, लेकिन 2 कोएफिशिएंट लगाने के कारण सोडियम राइट हैंड साइड पर हो गए हैं 2 और लेफ्ट हैंड साइड पर रह गया है 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर सोडियम के आगे कोएफिशिएंट लगाएंगे 2, जिससे हमारा बचा हुआ सोडियम भी बैलेंस हो चुका है। अब दोनों ही तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर एटम्स के नंबर इक्वल हो चुके हैं, तो यहाँ पर हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। हमेशा ये ध्यान रखा जाए कि कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
कि केमिकल फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है। ना तो केमिकल फॉर्मूला चेंज होगा और ना ही केमिकल फॉर्मूला में जिस तरह से Cl2 लिखा है या अगर कोई अदर कंपाउंड है जैसे CO2, Fe2O3, Al2O3, इस तरह से बिल्कुल भी केमिकल फॉर्मूला से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। चेंजेस होंगे बैलेंस करने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट में। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो कोएफिशिएंट होगा सिर्फ वही चेंज होगा, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करना है। एग्जाम कॉपी में या फेयर कॉपी में हमेशा कोएफिशिएंट को चेंज करने के लिए सबसे पहले पेंसिल का यूज़ करें, डायरेक्टली पेन से नहीं करना है। एक बार रिएक्शन बैलेंस हो जाती है उसके बाद आप पेन का यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। इस रिएक्शन में फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की रिएक्शन कार्बन से हो रही है। मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट हुए Fe2O3 और कार्बन, प्रोडक्ट में बनता है Fe और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाती है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट के एटम्स में आयरन के टोटल एटम से 2, ऑक्सीजन के टोटल एटम से 3 एंड कार्बन के एटम से 1। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में आयरन के एटम में 1, ऑक्सीजन के एटम में 2 और कार्बन के एटम में 1। अब यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है जिन्हें हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले जिसके एटम ज्यादा है हम वो ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर है 3, तो हमें राइट हैंड साइड पर भी करना होगा 3। CO2 के साथ में ऑक्सीजन अटैच है, इसलिए हम CO2 के कोएफिशिएंट को चेंज करेंगे। CO2 के आगे हम 2 कोएफिशिएंट का यूज करेंगे तो भी बैलेंस नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पर 3 कोएफिशिएंट का यूज करके देखते हैं। अब राइट हैंड साइड पर हमारे पास में ऑक्सीजन हो गया है 6, 3 2 जा 6, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमें 6 ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम फेरिक ऑक्साइड में 2 कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। अब फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 3 जा 6। अब ऑक्सीजन तो हो गए बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर, लेकिन आयरन जो है वो हमारा हो गया है 2 2 जा 4। मतलब रिएक्टेंट में आयरन के एटम्स हो गए हैं 4 और प्रोडक्ट में आयरन के एटम दिख रहे हैं 1, इसलिए राइट हैंड साइड में आयरन के आगे हम कोएफिशिएंट ऐड करते हैं 4। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा कार्बन अनबैलेंस रखा हुआ है उसके आगे कोएफिशिएंट ऐड करते हैं 3, क्योंकि राइट साइड में हमारे पास प्रोडक्ट में कार्बन के नंबर दिखा रहा है 3। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने यहाँ पर हमारी 2 रिएक्शन को बैलेंस किया है उसी तरह से सारी रिएक्शंस को बैलेंस किया जा सकता है। सिर्फ यहाँ पर जरूरत है तो प्रैक्टिस की। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको रिएक्शन बैलेंसिंग में टाइम कम लगता जाएगा। मैं जल्दी आपके लिए एक रिएक्शन बैलेंसिंग पर एडवांस वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें एडवांस रिएक्शंस मींस बड़ी रिएक्शंस को हम बैलेंस करना सीखेंगे। वो होगी भी इसी तरह से जिस तरह से हमने यहां पर हमारी 2 रिएक्शंस को एज एग्जांपल बैलेंस किया है, बट वो रिएक्शंस रहेगी बड़ी, वहां पर रिएक्टेंट्स 2 से ज्यादा हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी 2 से ज्यादा हो सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको रिएक्शन बैलेंसिंग सीखने में काफी हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।